तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम अभी जो कंप्लीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको लाइन वाइज से हम कंप्लीट कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे दिख जाएगी। आपको शुरू से पढ़ना होगा, पूरा सिलेबस लाइन वाइज कंप्लीट करना होगा, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर नोट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रॉपर लिखाई गई है, आगे भी लिखाई जाएंगी और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो शुरू किया था वो किया था भारत का आधुनिक इतिहास की हेडिंग। और उसमें 1905 से हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूअसली और 1947 तक हमको पहुंचना था। ठीक है, 1905 से लेके 1947 तक हमें पहुंचना था। और इस कड़ी में हम 1905 हम पढ़ चुके थे, स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन। 1906 हम पढ़ चुके थे, मुस्लिम लीग। 1907 हम पढ़ चुके थे, जहाँ पे कांग्रेस का विभाजन होता है। एंड हम कंटिन्यूअसली इससे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, वेट ए मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। ठीक है जी, माफ़ी चाहते हैं डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, अकेला आदमी क्या जी करे ना, इधर से उधर भटकना पड़ता है। तो माफ़ी चाहता हूँ, आप समझना इस बात को। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 1905 पढ़ लिया था, 1906 पढ़ लिया था, 1907 पढ़ लिया था। अगर किसी ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और इसको आगे बढ़ाएंगे। 1908 में तो कोई घटना खास होती नहीं है, तो अब हम लिखेंगे 1909। 1908 में कोई खास घटना होती नहीं है, हम लिखेंगे 1909। और 1908 की जो घटना मैंने लिखाई थी, 1908 में भी मैंने कल वाली क्लास में आपको लिखाया होगा कि मुस्लिम लीग की एक शाखा विदेश में भी खोली गई थी। मुस्लिम लीग की विदेश वाली शाखा किसने खोली थी? 1908 में खोली थी। और किसने खोली तो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, तो ऐसा नहीं है कि 1908 नहीं पढ़ा है। ठीक है, 1909 चलते हैं। 1909 में दो हत्याकांड आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पहला नाम आपको जो लिखना पड़ेगा, उनका नाम है मदन लाल ढींगरा। उनका नाम है मदन लाल ढींगरा। ठीक है, क्या नाम याद रखना है? मदन लाल ढींगरा जी। मदन लाल ढींगरा एक क्रांतिकारी थे जो कि लंदन में इंडिया हाउस में रहते थे, जो कि लंदन में इंडिया हाउस 1905 में बनाया था। श्यामजी कृष्ण वर्मन ने बनाया था, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है वो भी, आप देख के आइए ना वहां से। वहां पर क्रांतिकारियों को शरण दी जाती थी और मदन लाल ढींगरा भी उसी घर पे रहते थे। और इन पे एक अंग्रेज का शक हो गया था जिसका नाम था कर्जन वाइली। और इन्होंने ही, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर्जन वाइली की हत्या कब हुई? भाई ये सिलेबस में है, आएगा पेपर में। तो 1909 में हुआ था, 1 जुलाई डेट आती है। और कर्जन वाइली की हत्या किसने करी? बाय मदन लाल ढींगरा साहब ने करी थी। और कब करी थी? 1 जुलाई 1/7/1909 को। ये फैक्ट आपको पॉइंट याद करके रखना पड़ेगा। 1909 में एक और घटना होती है और ये होती है दिसंबर 1909 में। दिसंबर 1909 में एक और क्रांतिकारी का नाम हमारे पास आता है और उनका नाम आता है अनंत कहनरे। अनंत कहनरे एक नाम आता है क्रांतिकारी जी। और इनके द्वारा भी एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम रहता है जैक्सन। तो जैक्सन नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी 1909 में हुई थी। और जैक्सन नामक अंग्रेज अधिकारी की जो हत्या की गई थी ये अनंत कहनरे द्वारा की गई थी। और 1909 में मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की भी हत्या की गई थी। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये हमारी देश को आज़ादी की ओर लेके जा रहे थे। और हम वही पढ़ रहे कि देश की आज़ादी में किस किस का योगदान है। तो जो क्रांतिकारी लोग हैं ये अंग्रेजों को मारने में बिलीव करते थे, अगर हम इनको मारेंगे ये परेशान होंगे तो देश को छोड़ के जाएंगे।
जो नरम दल वाले या गांधीवादी लोग हैं ये अहिंसा पे बिलीव करते थे, ये आंदोलन करके देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, मगर था दोनों का मतलब आज़ादी। ये ध्यान रखें, दोनों का रास्ता अलग अलग था। जैसे कुछ बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं, कुछ बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं। तो मुद्दा सिलेक्शन है, रास्ते अलग अलग है, ठीक है, मगर हर किसी का योगदान है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्रांतिकारी लोग, युवा लोग जो उसमें नरम दल वालों को, गांधी जी को, इन लोगों को गाली दे देते हैं, ठीक है। आप समझिए सबकी इंपॉर्टेंस है, सबकी, नरम वालों की भी, गरम दल वालों की, है ना। तो हमको देश आजाद करवाना है और उस कड़ी में जो भी सिलेबस में होगा उनको पढ़ना है। 1909 हमने पढ़ा, 1910 में ऐसी कोई मेजर घटना होती नहीं है जो देश की आज़ादी में कुछ हितकर हो सकता है। कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप जरूर उसे नोट करें। 1909 के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे 1911। अगली डेट हमारे पास होगी और वो होगी 1911, अरे सॉरी 1911, ये हमको पढ़ना है। 1911 में ऐसी क्या चीज़ हुई जो हमको एग्जाम में पढ़ना है। तो एक डेट आती है, वो डेट आती है 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को भारत में एक दरबार लगता है और जिस दरबार का नाम है दिल्ली दरबार। तो भाई अगला क्वेश्चन जो आपका आता है ना, वो लगता है दिल्ली दरबार का। ये बातें आप हर किसी को पता है, दिल्ली दरबार। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली में लगा होगा। और इस समय भारत का जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। और इस दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन से किंग आता है, उसका नाम होता है जॉर्ज पंचम, ठीक है। इसी पे एक बुक भी लिखी गई थी, जॉर्ज पंचम की नाक। कभी हमने बचपन में पढ़ी होगी, जॉर्ज पंचम की नाक आपने भी पढ़ी होगी, ठीक है। और इनके साथ क्वीन आई थी, क्वीन की स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं है, तो उनका नाम था क्वीन मैरी। इनकी वाइफ इनके साथ यहाँ पे आई थी दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए, ठीक है। और जब ये दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए भारत आए होंगे तो भारत में कहीं ना कहीं पे तो पहुंचे होंगे। जैसा क्वेश्चन आता है साइमन का मिशन कहाँ पहुंचा था, क्रिप्स मिशन कहाँ पहुंचा था, तो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए किंग और क्वीन मैरी आए थे। तो ये कहाँ उतरे थे, लंदन से आए होंगे तो कहीं पे तो लैंड हुए होंगे, तो ये पहुंचे थे भारत में। इनका जो स्वागत किया गया था, इनका स्वागत कहाँ पे किया गया था, तो इनका स्वागत किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, इनका स्वागत किया गया था गेटवे ऑफ इंडिया में। दिल्ली दरबार दिल्ली में लगा था, मगर ये दोनों दिल्ली नहीं पहुंचे थे, ये पॉइंट याद रखना, ये दोनों दिल्ली नहीं पहुंचे थे, ये दोनों कहां पहुंचे थे, गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पड़ता है आपका मेरे दोस्तों, ये पड़ता है आपका मुंबई में। और जबकि इंडिया गेट कहां है, तो ये दिल्ली में। समझ में आई बात। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो हमारे सिलेबस की चीज़ें ना लाइन वाइज से और परफेक्ट वही चीज़ें पढ़ाऊंगा, उससे बाहर अंदर बाहर कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझे, टाइम दें। दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। भारत में दिल्ली दरबार के करता धरता वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, किंग जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, क्वीन मैरी भारत में आई थी, और इनका स्वागत गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में किया गया था। दिल्ली दरबार क्या है, कुछ नहीं है। दिल्ली दरबार ब्रिटेन के राजा और रानी का, भारत ही नहीं भारत के 54 देश इनके गुलाम हुआ करते थे, भारत के जैसे। तभी तो उन 54 देशों के ग्रुप को बोलते हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल, जो कभी न कभी ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करते थे। तो हर देश में राजा रानी जा नहीं सकते थे, तो राजा रानी ने हर देश में अपने वायसराय, गवर्नर जनरल, प्रशासक भेजे रहते थे कि आप वहां लूटो राज करो। जैसे भारत ने पाकिस्तान को जीत लिया, तो पाकिस्तान में किसी को नौकरी करने भेजेंगे ना, तो आपको गवर्नर जनरल बना के भेज दिया। तो ऐसे इंडिया में गवर्नर जनरल रहता था, तो कभी ना कभी चेक इन करने के लिए, देखने के लिए राजा रानी इंडिया पहुंच गए। तो वही है दिल्ली दरबार। जैसे मोदी जी उत्तराखंड आएंगे तो करते ना, नेता लोग यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल जो भी होंगे मंच पे उनका स्वागत करते हैं, स्टेज बनाते हैं, एक बड़ी सी फूलों की माला तुमने देखी होगी मोदी जी के गले में टांग देते हैं, और 10-12 बड़े बड़े नेताओं ने उसके अंदर से ऐसे मुंडी निकाली रहती है, ऐसे मीम्स देखे होंगे तुमने, बड़ी सी माला होती है। तो वही है दिल्ली दरबार, बस कि राजा रानी आ रहे थे और उनके स्वागत में दरबार लगाया गया था दिल्ली में। और
लॉर्ड हार्डिंग ने भारत के जो चापलूसी वाले राजा रानी थे उन राजा रानी को बुलाया था राजा रानी को देखने के लिए, और इन्होंने ब्रिटेन की रानी को बड़े बड़े से हीरे जवाहरात सोना पन्ना ऐसे हारे दी थी। पंजाब की रानी ने तो पन्ना का हार दिया था, सोना चांदी हीरा मोती तो सुना होगा, उसमें पन्ना जड़ा हुआ था, पन्ने के हारे जीती। तो वही ये दिल्ली दरबार, कुछ मतलब नहीं उससे, हमें क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, क्या इससे पहले सर दिल्ली दरबार लग चुका है? तो यस, इससे पहले भी दिल्ली दरबार लग चुका है। अब पहली बार दिल्ली दरबार 1903 में लगा था, ये ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1903 में नहीं, 1876 में पहली बार दिल्ली दरबार लगा था, फिर 1903 में दिल्ली दरबार लगा था, एंड अब 1911 में दिल्ली दरबार लग रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1911 वाला दिल्ली दरबार है ये पहली बार दिल्ली दरबार नहीं लग रहा है, दिल्ली दरबार इससे पहले 2 बार ऑलरेडी लग चुका है। उस वाले फैक्ट को भी आप याद करके रख लीजिएगा, दिल्ली दरबार पहली बार अब नहीं लग रहा, दिल्ली दरबार इससे पहले भी लग चुका है, ये ध्यान रखना। अब जब दिल्ली दरबार लगा, राजा रानी आए यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ घोषणा की गई थी। तो दिल्ली दरबार में क्या इंपॉर्टेंट घोषणाएं हुई वो हमको पढ़नी है। नॉर्मली हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे मैं अगेन एग्जांपल दूं, मोदी जी अगर कोटद्वार आएंगे यहाँ पे स्पीच देंगे तो कोटद्वार की जनता के लिए विकास हेतु कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे कि भाई कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बना देंगे, कोटद्वार में रोड बना देंगे, या कुछ कर देंगे, अनाउंसमेंट होती है। तो राजा रानी यहाँ आए थे तो उनको भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करना था, तो इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट करा। हमने क्लास में सबसे पहले पढ़ा था बंगाल का विभाजन, तो इन्होंने बोला बंगाल विभाजन रद्द। तो क्वेश्चन आएगा बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? तो बंगाल विभाजन रद्द की अनाउंसमेंट जो हुई थी वो 1911 में हो गई थी दिल्ली दरबार में। और दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन्होंने किया था कि राजधानी परिवर्तन। तो क्वेश्चन आएगा राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी जो परिवर्तन हुआ था, पहले हमारी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? हमारी राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। तो राजधानी को परिवर्तन करने की बात करी कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लेके आओ। तो राजधानी परिवर्तन की बात करी थी कोलकाता टू दिल्ली। घोषणा कब होती है? 1911 में जब दरबार लगता है, 1911। परंतु क्वेश्चन आएगा दिल्ली राजधानी बनी कब? दिल्ली राजधानी बनी कब? तो ये 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली प्रॉपर रूप से हमारे भारत की कैपिटल बन गई थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना। दिल्ली को राजधानी बनाने की अनाउंसमेंट कब हुई? 1911 में। बट दिल्ली राजधानी कब बनी? 1912 में। अब जैसे हम अनाउंसमेंट कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, बट चीजें हुई नहीं, होने में टाइम लगता है। तो ऐसी अनाउंसमेंट 11 में हो गई थी, जबकि दिल्ली प्रॉपर रूप से ट्रांसफर हुआ 12 में। तो दिल्ली राजधानी कब बनी? हम 12 आंसर करेंगे। घोषणा कब हुई? हम 11 आंसर कब करेंगे। ठीक है। एंड तीसरा अनाउंसमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इससे क्या हुआ? भाषा के आधार पर अलग राज्य का निर्माण। भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण। अब कई बच्चे बोलेंगे, मैं तुम्हें बता देता हूं, आपके दिमाग में एक डाउट आया कि भाषा के आधार पर पहला राज्य अक्टूबर 1953 को 53 में आंध्र प्रदेश बना था। अब बिल्कुल सही है। और हम तो कब की बात कर रहे हैं? 1911 की घोषणा की बात। भाषा के आधार पर पटवारी के पेपर में भी आया था, पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। उसके पीछे भी हाथ है पोटी श्री रामालू जी का, जिन्होंने 52 दिन का अनशन किया था। तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य, आजादी के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य इस आंध्र प्रदेश। मगर आजादी से पहले पूरा एक राज्य हुआ करता था जिसको बोला जाता था बंगाल। और इस बंगाल को विभाजन करके 1905 में कर दिया था 2 हिस्से, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। और अब इस वेस्टर्न बंगाल से भी 2 हिस्से कर दिए थे, एक का नाम था बिहार और एक का नाम पड़ गया था बंगाल, जो बंगाल है ही वेस्ट बंगाल। तो एक नया राज्य बना। और वो राज्य कब बना भाई?
1912 के टाइम पर एक नया राज्य हमारे पास बन के आया जिसका नाम था बिहार। और किस आधार पे बना? भाषा के आधार पे बना। ये बात है। आप इस पज्जल से क्या समझे कि अगर क्वेश्चन आएगा आजादी से पहले भाषा के आधार पर बनने वाला पहला अलग राज्य, पहले बिहार बंगाल में ही मर्ज होता था, मगर बंगालियों की लैंग्वेज अलग बांग्ला, बिहारियों की लैंग्वेज अलग बिहारी, तो उन्होंने बोला जो बिहारी लैंग्वेज वाला रीजन है उसको एक अलग राज्य घोषित कर दो। तो बिहार को अलग राज्य की घोषणा 1911 में ही हो गई थी, परंतु बिहार भी एक अलग राज्य बना, वो 1912 में बना। भाषा के आधार पे बंगाल से वो अलग हो गया था। और आजादी के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना है ये आपको पता है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। और अब आपने कमेंट करके एक सवाल का जवाब मुझे देना है दोस्तों कि भाषा के आधार पर पहला राज्य आजादी के बाद आंध्र प्रदेश बना है, जो पटवारी के एग्जाम में भी आया था। तो जब आंध्र प्रदेश को पहली बार अलग राज्य बनाया गया तो उसकी कैपिटल दैट टाइम क्या थी? दैट टाइम आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हुआ करती थी? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है ये भी बता दोगे तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भाषा के आधार पर एक नए राज्य का निर्माण हुआ। कौन सा राज्य का निर्माण हुआ? बिहार का। एक और क्वेश्चन कमेंट करके आप बता देना कि बिहार डे कब मनाया जाता है? बिहार डे कब मनाया जाता है? आपको हिंट दे देता हूं मैं, उस दिन राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है, जल वाटर डे। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप कमेंट करके देंगे। तो दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार में कौन आया था? कौन से नंबर का दिल्ली दरबार लगा? किसके शासनकाल में लगा? और कौन कौन से अनाउंसमेंट हुए? होपफुली आपकी समझ में आई होगी, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब दिल्ली दरबार में तो बोल दिया था कि राजधानी का चेंज करना है। अब राजधानी चेंज होगी, और राजधानी चेंज होगी 1912 में। तो अगली हेडिंग हम लिखेंगे लॉर्ड हार्डिंग बम केस। क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे लॉर्ड हार्डिंग बम केस। तो क्वेश्चन आएगा लॉर्ड हार्डिंग बम केस, या इसी को पूछा जाता है दिल्ली षड्यंत्र। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग बम केस और दिल्ली षड्यंत्र दोनों एक ही बात हो गई। और ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। 1911 में राजा ने बोल दिया था राजधानी चेंज करो, तो वायसराय गवर्नर जनरल को राजधानी चेंज करके वापस दिल्ली तो आना पड़ेगा। पहले वो कोलकाता रहता था, अब उसको दिल्ली आना पड़ेगा। और जैसे ही वो दिल्ली आ रहा था तो हमारे देश में कुछ क्रांतिकारी होते थे, ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को मारने में बिलीव करते थे। और इससे पहले तुमने देखा होगा मनन लाल ढींगरा जी ने कर्जन वैली की हत्या कर दी, अनंत कानरे ने जैक्सन की हत्या कर दी। तो एक और क्रांतिकारी हमारे देश में थे जिनका नाम था राजबिहारी बोस। एक नाम आप सिमिलर सुन चुके हो जिनका नाम है राजबिहारी घोष। राजबिहारी घोष अलग है, जो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, और राजबिहारी बोस अलग है। और राजबिहारी बोस ने सोचा कि छोटे मोटे को तो बहुत मार दिया, अब की बार वायसराय को ही उड़ाते हैं। और राजबिहारी बोस ने इस वायसराय को, लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ाने की एक प्लानिंग करी थी दिल्ली में। उसी को दिल्ली षड्यंत्र और लॉर्ड हार्डिंग बम केस कहा जाता है। उनको पता था कि ये कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट होगा, और जैसे ही ये दिल्ली पहुंचेगा इसके ऊपर बम फेंक देना। इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका भी था, बट किस्मती से लॉर्ड हार्डिंग बच गया। कुछ घायल हुआ, मरा नहीं, अब बच गया। उसके बाद अंग्रेजों ने धरपकड़ करी, और इस धरपकड़ में 13 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया। जो मुख्य एक्यूज था, जो मुख्य आरोपी था, जो मुख्य कर्ता धर्ता था, जिनका नाम है राजबिहारी बोस, वो दिल्ली छोड़ के भाग गए और हमारे उत्तराखंड में शरण ली थी। हमारे लिए इसलिए भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में इन्होंने शरण ली थी देहरादून के FRI में। सुनेंगे बातों को ध्यान से, इसीलिए ये प्रश्न भी बनता है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने देहरादून के FRI में क्लर्क के रूप में कार्य किया था? उनका नाम आता राजबिहारी बोस। अंग्रेजों ने चप्पे चप्पे पे उनकी फोटो चिपकाई थी, और वहां से पकड़े जाने के डर से, क्योंकि कुछ भारत में ही होते थे,
जो गुलामी करते थे अंग्रेजों की, जो इधर से उधर करते थे, उस डर के मारे वो भारत छोड़ के भाग गए थे। और फिर रासबिहारी बोस का नाम हम तब भी सुनते हैं जब हम आजाद हिंदू फौज पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग बम केस होगा। कहाँ होगा लॉर्ड हार्डिंग बम केस? दिल्ली में होगा। कि जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग कोलकाता से दिल्ली पहुंचेगा, इसके ऊपर क्या फोड़ देना है? बम फोड़ देना है। तो लॉर्ड हार्डिंग बम केस कब का है भाई? दिसंबर 1912 का है। इसके जो मुखिया है, मुखिया प्लानकर्ता को क्या बोलेंगे? जिन्होंने प्लान किया था। मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, मैं आप समझ जाना, ठीक है। शब्द मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, क्या वर्ड लिखूं, है ना। मुखिया प्लान करता था, जिसने बम फोड़ने का प्लान बनाया था इनके ऊपर, वो था रासबिहारी बोस। ये अलग है, घोष अलग होता है, बॉस अलग होता है, ध्यान रखना। इनके साथ उसके बाद रासबिहारी बोस दिल्ली छोड़कर भाग गए जब बम फोड़ा। और भागे तो कहां आए? देहरादून में शिफ्ट हुए। और देहरादून में कहां पे शिफ्ट हुए? FRI में नाम बदलकर, भेष बदलकर काम करने लग गए। और भाई हम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आएगा कि किस क्रांतिकारी ने देहरादून के FRI में एज ए क्लर्क के रूप में काम किया था, तो हम बोलेंगे रासबिहारी बोस जी ने देहरादून में FRI में एज ए क्लर्क के रूप में काम किया था। इसके बाद यहाँ से छोड़ के भी भाग गए थे। ठीक है, अब आप में से पढ़ा लिखा एक समझदार सिंसियर बच्चा FRI के बारे में जितनी चीजें आपको पता है, पढ़ते 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 पूरा कमेंट करेंगे। FRI कब बना, इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, कितना इसका एरिया है, कितनी इसमें संग्रहालय है, क्या इसका डिजाइनर करता है, कौन इसका उद्घाटन किया था। देखते हैं आपको FRI के बारे में कितना नॉलेज है। जिसको सर्वाधिक नॉलेज होगा FRI के बारे में, उसके कमेंट को पिन कर देंगे, बाकी चीजें वहां से लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे ही रिवाइज होता है। अगर ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो मैं FRI के बारे में पूरा वार्तालाप करने लग जाता। ऐसी तो चीजें रिवाइज होती है, तो आप करा करो इन चीजों को, समझा करो बातों को। ठीक है, तो रासबिहारी बोस यहाँ भाग के आ गए। कुल कितने लोग पकड़े गए थे इस हत्याकांड में या इस षड्यंत्र में? 13 लोग गिरफ्तार हुए थे। 13 लोग गिरफ्तार हुए। जो मुख्य थे वो तो भाग गए वहां से, मगर और उनके साथ के पकड़े गए 13 लोग गिरफ्तार हुए। और जब 13 लोगों को डंडे डुंडे मार वार पड़ी होगी अंग्रेजों की, तो एक ने साफ साफ बोल दिया कि भाई असलियत में प्लान रासबिहारी बोस का था, हमने उसकी मदद करी थी और वाकई में हमने ये बम फोड़ा था। उनका नाम था दीनानाथ। तो क्वेश्चन आता, दिल्ली षड्यंत्र में सरकारी गवाह कौन बना था? दिल्ली षड्यंत्र में सरकारी गवाह कौन बना था? तो उनका नाम आता मास्टर दीनानाथ। ये पॉइंट ध्यान रखना, इनका नाम लिख लेना। ठीक है, बाकी 13 लोग पकड़े गए थे, बाद में उनको अंग्रेजों ने फांसी वगैरह दे दी थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग बम केस। कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या पॉइंट हुआ था, उम्मीद करता हूं वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में। एक छोटी सी क्लास लाएंगे, इसके बाद आगे जो भी चीज़ें हुई होंगी 12 के बाद 13, 14, 15 उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ कमी हो गई होगी, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करना मेरे दोस्तों, और कुछ कमी हो गई होगी तो लिख के या कमेंट करके या मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कमी गलती हो सकती है, हम भगवान तो है नहीं। तो आप इन बातों को समझें और आप प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना तो भरोसा रखिएगा और नोट्स बना के पढ़ते चले, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करें। धन्यवाद।